the nucleus, chromosome and chromatin material. First, the contents. The genetic material, the chromatin material and the chromosomes. First, the genetic material. Students, अगर हमें कुछ बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी है कि जो डीएनए इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चंद एक वायरसेस को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। डीएनए के पास ही तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इस तरह से एनिमल सेल्स के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, इसी के पास तमाम तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हैं। तो वी कैन से डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल का रोल नहीं प्ले करता इन द एनिमल्स। अब जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग थ्रेड। डीएनए एक बहुत बड़ा फाइबर है और इसकी डीएनए को अगर हम गौर करें तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या डिफरेंट पोर्शंस जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाते हैं या एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड है डीएनए का, तो इसका एक सेगमेंट एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहा है, दूसरा दूसरे प्रोटीन को, तीसरा तीसरी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहा है। तो हर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी खास प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहा है दैट इज कॉल्ड द जीन। तो इस तरह से डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन जो प्रोटीन को इनकोड करेंगे दे आर एक्चुअली द जीन्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डीएनए जीन्स आर दी पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कि मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो जीन कहलाते हैं। जेनेटिक मटेरियल के बाद हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल क्या है। अच्छा, डीएनए एज इट इज न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी रीजन ये है कि डीएनए इज हाईली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए के ऊपर फास्फेट ग्रुप की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। और फिर न्यूक्लियस बहुत छोटा और डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। अब इस काम के लिए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को रखने के लिए आमतौर पर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप अप किया जाता है, और जब ये रैप अप होंगे तो उसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं दे आर कॉल्ड द क्रोमैटिन मटेरियल। जब भी हम किसी नॉन डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हाई मैग्निफिकेशन के ऊपर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं वो बेसिकली क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं या क्रोमैटिन मटेरियल है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स हर स्पीशीज के अंदर स्पेसिफिक है, यह आमतौर पर क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होता है। असल में जब हम कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब ह्यूमन का सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की बजाय क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमोसोम जब अनकॉइल हो जाता है तो अनकॉइल होने के बाद वो क्रोमैटिन फाइबर बनाएगा। तो इसका मतलब ह्यूमन के एक सेल के अंदर 46 क्रोमैटिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। हेयर द डायग्राम। अगर हम इसको डायग्रामेट्रिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। इसके अंदर ये जो आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है, ये सारे के सारे नेटवर्क बेसिकली क्या है कि वो जो फाइब्रिलर नेटवर्क है दिस इज बेसिकली द क्रोमैटिन नेटवर्क। इसको क्रोमैटिन मटेरियल भी बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क भी बोलते हैं। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क बेसिकली अगर मैं इसको केमिकल कंपोजिशन वाइज डिफाइन करूं तो ये है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो है वो। अच्छा, क्रोमैटिन मटेरियल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बेसिकली डीएनए के फोल्ड अप होने की वजह से, अगर हम देखें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में कंबाइन करती हैं, हिस्टोन जैसा से हम एक बॉल के ऊपर टेप चढ़ाते हैं, इसी तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल हिस्टोन के ऊपर क्या होता है, रैप अप होता है। और डीएनए जब हिस्टोन के ऊपर, ये जैसे हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन के ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह रैप अप होगा, ये एक दफा रैप अप होगा, फिर इस तरह से, तो ये बार बार जो है वो डिफरेंट हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ ये डीएनए मॉलिक्यूल रैप अप होता चला जाता है। अब डीएनए और हिस्टोन के रैप अप होने से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो ये हमारे पास बेसिकली एक न्यूक्लियोसोम है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं तो दे फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। तो न्यूक्लियोसोम के बाद जो अगला कॉइलिंग का पैटर्न बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब सेल ने डिवाइड करना है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को मजीद कंडेंस करेगा एंड इट विल फॉर्म अटेन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम।
तो ये क्रोमोसोम की जो शेप हमें नजर आती है तभी नजर आती है जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर हमेशा हमें क्रोमैटिन फाइबर्स ही नजर आएंगे। द क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल इट कंडेंस एंड अटेन अ स्पेसिफिक शेप एंड दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले वो कंडेंस होते हैं, जो कि क्रोमैटिन फाइबर तो बिल्कुल नेटवर्क की फॉर्म में है। तो सेल डिवीजन से पहले उनको एक प्रॉपर तरीके से असेंबल किया जाता है ताकि उनकी ब्रेकअप ना हो जाए, उनकी तोड़ फोड़ ना हो जाए क्रोमैटिन फाइबर्स की। तो क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस करेगा तो कंडेंस करने से क्रोमोसोम की शेप अपीयर होती है। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बनाएगा। तो इस तरह से अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे सेल्स डिवाइड करेंगे तो 46 क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे पहले डिवीजन से पहले, और डिवीजन के टाइम के ऊपर वही 46 क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस करके 46 क्रोमोसोम्स बना देते हैं। इस तरह ड्रोसोफिला के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर 8 क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं एक सेल के अंदर। और ये 8 क्रोमैटिन फाइबर्स जब सेल ने डिवाइड करना होगा कंडेंस करके 8 क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी स्पेसिफिक इन ईच स्पीशीज। हर एनिमल स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, स्पेसिफिक है। जैसे ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। तो अगर 46 से कम या ज्यादा होंगे तो ये एबनॉर्मेलिटी होगी, और अगर बहुत ज्यादा डेविएट करेंगे तो फिर ये एनिमल की स्पीशीज ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बन सकती है। इस तरह से चिंपैंजीज के अंदर 48 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रूट फ्लाई के अंदर, जिसको हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 8 है। इससे जो पी प्लांट है, जो पी प्लांट यानी कि जो मटर का पौधा है जिसके ऊपर मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके अंदर जो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 14। सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, आमतौर पर जो आप बुक्स में स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम जब आप देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है। ये एक क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, ये एक क्रोमोसोम नहीं, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। असल में जब सेल डिवीजन होनी होती है तो सेल डिवीजन से पहले असल क्रोमोसोम की शेप जब वो ये सिंगल फाइबर की फॉर्म है, ये इस तरह से, जिस डायग्राम में जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्रोमेटिन, ये एक पूरा क्रोमोसोम है। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है, क्योंकि एक से 2 सेल बनने हैं, तो लिहाजा हर क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेता है। तो सेल डिवीजन के टाइम हमें जो नजर आता है वो एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अगर हम क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले क्रोमोसोम के सेंटर में बिल्कुल जो कंस्ट्रिक्शन मौजूद है, थिन एरिया है, इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, और सेंट्रोमियर के अलावा इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम भी दिया जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसी तरह से क्रोमोसोम का एक जो आर्म है वो स्मॉल होता है और एक आर्म जो है वो लॉन्ग होता है। तो जो स्मॉलर पोर्शन होता है इसको हम आमतौर पर पी आर्म कहते हैं। इट इज द पी आर्म। आर्म कहते हैं बाजू को। तो क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं, पी आर्म एंड द क्यू आर्म। इस तरह से क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं, क्रोमोसोम के एंड को हम कहते हैं टीलोमियर्स। तो टीलोमियर्स आर एक्चुअली द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स के एंड्स होंगे। अब क्रोमोसोम की शेप डिफरेंट हो सकती है, अपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। अगर ये सेंट्रोमियर, अगर ये पी और क्यू आर्म दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऐसे यानी कि एक सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ मेटासेंट्रिक। अगर एक जो आर्म है वो स्मॉलर है, दूसरा लार्जर है, ये लॉन्ग जैसा आपको डायग्राम में नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। इस तरह से अगर बिल्कुल जो एक आर्म है बहुत छोटा है तो फिर हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रो का कहते हैं बिल्कुल छोटा सा। तो स्मॉल आर्म अगर है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से है, एक आर्म बिल्कुल छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर एक आर्म है ही नहीं तो फिर इसके लिए हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का वर्ड यूज करते हैं।